से भी जाना जाता है और इसे आम भारतीय लोग काला कानून भी कहते थे, क्योंकि ये जो कानून था उनके हित में नहीं था बिल्कुल भी। इसे 19 मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया पे लागू किया गया था। ये इसलिए लागू किया था ताकि वो जो भी भारत स्वतंत्र था उसको नष्ट, उनकी लिबर्टी जो थी, ठीक है, उसको नष्ट करने का काम करने वाला ये कानून था। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1919 को ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड से पारित होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश जो सरकार थी, यानी कि इंग्लैंड की थी, वो हाल में ही प्रथम विश्व युद्ध को जीत कर आ चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जीतने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि हम भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, और इसलिए सर प्रेसिडेंट जो वहाँ की अध्यक्षता की इस कानून को बनाने में सिडनी रोलेट ने की थी। उन्हीं के नाम पर ये जो एक्ट है इसका ये आइए जानते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब इंग्लैंड की जीत हो जाती है तब ये कानून आता है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुख्य बात ये क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये इसमें बिना मुकदमा चलाए आपको किसी भी या किसी भी अन्य व्यक्ति को अधिकार था, और ये मुकदमा कौन चला रहा है इसका भी नहीं चलता था। इस वजह से ये एक तरीके से काला कानून ही है। बिना मुकदमा चलाए किसी भी आरोप में जेल बिना वजह, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अपमान था। दूसरा, अगर आपको बंद कर भी दिया जाता है तो उस टाइम पे मौजूद जो भी उच्च न्यायालय थे, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, वहां पर आप अपील नहीं कर सकते। आप अपील नहीं कर सकते थे कि मुझे क्यों बंद रखा गया है, क्या कारण है मेरे बंद होने का। तो उस पर आप दूसरा ये ऑप्शन है कि उसमें कोई भी नहीं कर सकते थे, उच्च न्यायालय में अपनी जो याचिका है वो दायर नहीं कर सकते थे। तीसरा है कि बिना जोरी मेंबर के जजों को फैसला सुनाने का अधिकार था। अब जज के पास इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई के लिए इन फैसलों को रफा दफा कर देते थे। चौथा, प्रेस की इंडिपेंडेंसी को खत्म कर देते थे, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस यानी कि न्यूज, जो अखबार वगैरह, ये सभी जो माध्यम है जो जानते हैं या जो सत्ता के लक्ष्य को हिलाने की ताकत रखते हैं, उनको भी, उनकी भी जो स्वतंत्रता ये समाप्त करने वाला था। और इसमें इस कानून के तहत वो किसी भी व्यक्ति को देश निकाला या देशद्रोह का जो है चला सकते थे, ठीक है, बिना किसी सबूत के। तो ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से काला कानून पारित किया गया था भारतीय लोकतंत्र जो क्रांतिकारी थे उनके आंदोलन को दबाने के लिए। तो इसी के एवज में होना भी शुरू हो गया। तो हम कहते थे विरोध जो थे उसमें मदन मोहन मालवीय जी और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा, केंद्र की व्यवस्थापिका जो मेन उनके उससे वहां से क्या उन्होंने दे दिया, इस्तीफा दे देते, अपना असाइनमेंट को अपना दे देते, रिजाइनेशन दे देते, और पूरे देश भर में क्या होता है, हड़ताल जुलूस प्रदर्शन होता है। महात्मा गांधी भी जो आज तक चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद में आज तक शांति और अहिंसा का मार्ग लेकर चले थे, वो भी इन्होंने कहा कि हम भी इस कानून के खिलाफ एक आंदोलन की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को तो इन्होंने अपने ये इन्होंने 13 अप्रैल को ये सत्याग्रह की शुरुआत करते थे, ठीक है, 13 अप्रैल से पहले यानी 24 फरवरी 1919 को मुंबई में इसकी शुरुआत करते हैं। ये नेशनल लेवल, राष्ट्रीय तौर पर आप देखे थे तो महात्मा गांधी जी 24 फरवरी 1919 को मुंबई में सहित अहिंसा का मार्ग अपनाने की कोशिश करते हैं। वहीं भीड़, हमेशा हिंसा के अभाव में उग्रवादी लोग भी होते हैं, क्योंकि भीड़ में, तो उस दौरान एक बार दिल्ली में बहुत भारी हिंसा हो जाती है दिल्ली में, ठीक है। और वहीं 13 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन जो है उनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है। और इसी एवज में जो जलियांवाला बाग है अमृतसर पंजाब में, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, और उसको दबाने के लिए उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र चले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इस तरीके से आपको ये रोलेट एक्ट की मुख्य बात शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ये वाला टॉपिक आ सकता है। इसके बाद जलियांवाला बाग भी हम नेक्स्ट वीडियो में